नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल क्वालिटी स्टडी में। आज बहुत ज़्यादा दिनों बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं किसी काम में था, मतलब काम से फ्री हो चुका हूँ। जैसे ही मैं काम से फ्री हुआ हूँ, मेरे दिमाग में आया कि बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, है कि नहीं है। और 2024 में पेपर आने वाली है। मैं ईपी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। ईपी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे क्लास 10 के बच्चे जो हैं, फिलहाल मैं इसमें भी कक्षा 10 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ते हैं वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। यार मैं कमज़ोर हूँ, मुझे डर लग रहा है। और ऐसा आ गया है ना, आपको किसी भी सब्जेक्ट पर आपको डरना नहीं है। मैं जैसे आपको बताता हूँ ना, वैसा आप स्टडी करें। आपको 100% श्योर कि आप बढ़िया नंबर लाएंगे, मार्क्स का बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा जो भी समय आपके पास, अक्टूबर समझिए अब निकलने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना है। 3 महीना जितना मैं आपको बताऊँ ना, उतना आप स्टडी कर लो यार। इतना करो कि अच्छा नंबर आएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर लो, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ। देखिए जो हमारा शैक्षिक सत्र है 2023-24, ठीक है ना। शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम, यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है, कुछ हटा हुआ कुछ जुटा हुआ। इसका मतलब ये नवीनतम पाठ्यक्रम आपका क्या है, उसके बेस पे मैंने लिख रखा है ना। क्योंकि आपका पेपर है पहला, अगर मैं बताता हूँ तो हिंदी के बारे में समझा रहा हूँ। तो हिंदी में अब हुआ क्या है कि जैसे ये पिछले साल से चेंज हुआ है। पहले आपके बहुविकल्पी ज़्यादा नहीं होते थे, ठीक है ना। अब एक फिक्स कर दिया कि आपका 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा। इसके लिए आपको एक OMR शीट अलग से दी जाती है, ठीक है ना। और 20 जब बहुविकल्पीय हो गया तो आपका टोटल मार्क्स जो होता है ना, ये 20 नंबर आपका ये यहाँ तक है ना। ये आपके बहुविकल्पी से मिलेंगे, ठीक है। 50 नंबर का जो आपको पेपर होता है ना, वो आपका वर्णनात्मक होता है, मीन्स लिखित होता है। और 30 नंबर का जो पेपर होता है आपको स्कूल के थ्रू मिलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू, है कि नहीं। ये आपको प्रोजेक्ट के थ्रू मिलता है, यानी प्रोजेक्ट हम लोग होता होगा क्लास 10 में तब मिलता है, ठीक है। देखो हमें पास भी होना है और अच्छा नंबर भी लाना, समय भी बहुत कम है। 3 महीना समय हम लोग पास है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हम कैसे पढ़ें, ठीक है ना। कुछ प्लानिंग करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग यार स्टडी करते हैं, क्यों नहीं अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो मैं जैसा करता हूँ वैसे करने की आपको कोशिश करें। देखिए जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, सबसे पहले देखिए हिंदी गद्य की विकास का संक्षिप्त परिचय। विशेष जो हिंदी गद्य से आपके 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आएंगे, ये योग शुक्ल युग एंड शुक्लोत्तर युग से, विशेष इन दोनों युग को आप लोग बहुत डिटेल्स पढ़ लें, अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है ना। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा बहुत डिटेल्स हो रहा है, मतलब हाईएस की तैयारी थोड़ी करना है, बहुत मतलब आपको बेसिक्स पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा, लाइक विद्या, अवतार वगैरह बहुत आती है, ठीक है। तो जो आपके पास है उसमें आपको शुक्ल युग एंड शुक्लोत्तर युग से वही क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना है जिस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है ना। जो ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया उनको बहुत अच्छा से पढ़ना है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग कुछ कमजोर बच्चे होंगे, वो पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ सकते हैं, है कि नहीं है। तो आपको ये काम करना है ना, कम से कम जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कोई क्वेश्चन 2022 में, 23 में, 21 में, 20 में, 19 में ऐसे पूछा गया ना, उसको पूरा यहाँ से तैयारी कर लो। और एक बार मैं बता दूं, इन सबके लिए वही करो, सबके लिए, ऑल सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट। जो बच्चे विशेष कमजोर हैं, जितनी क्वेश्चन पूछे गए अब तक के एग्जामों में, उनको खूब अच्छा प्रैक्टिस करो, खूब अच्छा प्रैक्टिस करो। लिखने की आदत डाल दो, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश कर लो, बहुत अच्छा आपका स्कोर जाएगा। ऐसा नहीं का आपका स्कोर अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर आपका यहाँ से आता है, कहाँ से आता है, हिंदी गद्य से विशेष शुक्ल युग एंड शुक्लोत्तर युग, ठीक है ना। सेकेंड नंबर देखिए हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, ठीक है ना। इसमें क्या क्वेश्चन होगा, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन दोनों कालों को अच्छे से पढ़ जाओ। फिर मैं पुनः उस बात को दोहरा दूं कि जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया ना, उसको अच्छा से पढ़। ओके, नेक्स्ट आप लोग आते हैं। देखिए अब यहां से आपका ग्रामर जो थोड़ा सा पोर्शन दिया गया ना, तो हाई स्कूल में 2 ही रस पढ़ना है, एक है करुण रस, एक है हास्य रस। मैं इसको फिर पुनः बताऊंगा, मैं अभी तो पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाला है। मैं पूरा ही समझाऊंगा कि करुण रस की पहचान कैसे कर लोगे, मैं ट्रिक बता दूंगा। करुण रस, हास्य रस, अधिकांशों को मैं ट्रिक आपको बता दूंगा कि आप केवल देख कर बता देना
कि हाँ यार कैसे होता है। लेकिन इसके लिए यार एक काम कर लेना तुम लोग भी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग पास पहुंचे, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ओके। तो देखो करूड़ रस हास्य रस दो ही रस है, फिलहाल मैं बता दिया, मैं इसको समझाऊंगा पुनः, करूड़ रस की पहचान बता दूंगा, परिभाषा बता दूंगा, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला होगा उस तरह के टाइप्स में पूरा बता दूंगा, ताकि एकदम तुम लोग निफिक्र हो जाओ, बिना डर के जाओ। डर वह अपने पास नहीं होना चाहिए, है ना, बिना डर जाएंगे अच्छा करके आएंगे। देखिए एक आपको करूड़ रस पढ़ना है और एक आपको हास्य रस पढ़ना है, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक आएगा, बट देखिए एक नंबर का होगा। अगर रस हम तैयारी करते हैं 1 नंबर, ठीक वैसे ही रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और आपका उपमा अलंकार, इन तीनों अलंकार को पढ़ेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। इन तीनों की ओर हम परिभाषा देख लेते हैं, कुछ इसके उदाहरण तो आप देख लेंगे, लेकिन आप लोग इसके लिए ज्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि मैं इन तीनों अलंकार का पूरी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप देख कर पहचान लोगे। आपको परिभाषा नहीं याद है, उदाहरण देखकर नहीं पहचान पा रहे हो, बट मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप रस को भी कर जाओगे, अलंकार को भी कर जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपका आता है रोला सोठा। छंद में आपका आता है, एक होता है रोला, एक सोठा, ये भी आपको पढ़ना है 1 ही नंबर का, लेकिन मैं इनका भी आपको ट्रिक बता दूंगा। ये बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका सिलेबस है, ये आपका क्या सिलेबस, यही आपको पढ़ना है ना, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ रोला सोठा पढ़ लो, तुम चौपाई दुआ पढ़ रहे हो यार। मैं कह रहा हूं तुम्हें रूपक उत्प्रेक्षा उपमा पढ़ना है तो तुम श्लेष अलंकार पढ़ रहे हो यार, है कि नहीं है। ऐसा अलंकार हम नहीं पढ़ना है, मुझे हमें जो दिया गया बस उसी के बारे में स्टडी करनी है, ये हमारा सिलेबस है। नहीं तो अलंकार में कितना टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन पढ़ेंगे, कौन कौन याद करेंगे, रस में कौन सा पढ़ेंगे, करूड़ रस पढ़ रहे हैं, हास्य रस पढ़ रहे हैं, बीरस, तो बीरस आपका सिलेबस नहीं है, सिलेबस आपका करूड़ रस है, हास्य रस है, ठीक है ना। तो रोला सोठा आपको पढ़ना है, उपसर्ग आपका 1 नंबर का, ये मैं बता दूंगा आपको पुनः, ठीक है ना। और देखिए इस बार आपके सिलेबस से प्रत्यय को हटा दिया गया, पिछले वर्ष तक प्रत्यय था, इस बार प्रत्यय को हटा दिया गया है, तो प्रत्यय को आप नहीं पढ़ेंगे, प्रत्यय नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। समास में इस बार 2 समास को बढ़ा दिया गया है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। पिछले वर्ष केवल द्वंद्व था और द्विगु समास था, लेकिन इस वर्ष क्या कर दिया गया है, आपको ये 4 समास बता दी गई है। मैं चारों समास का ट्रिक से आपको बताऊंगा कि कैसे समास को पहचान कर लोगे, है ना। परिभाषा में भी बहुत कम पूछा जाता है, आपको कुछ उदाहरण दे दिया जाएगा, जैसे रात दिन कौन सा समास है, तो ये मैं समझा दूंगा कि चारों समास का पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण 1 नंबर में आता है, तो संस्कृत व्याकरण में हो सकता है संस्कृत का अनुवाद ही कर दे, या हो सकता है विभक्ति या रूप पूछ ले, ठीक है ना। वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप ये नया जुटा है इस वर्ष, ठीक है ना, तो मैं इसके बारे में डिस्कशन आपको करूंगा। फिर आपका वाच्य प्रयोग, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव बोलते थे, इस बार ये नया है, ये नया है, ठीक है ना। एक आपका हो गया विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द, और लास्ट में आपका 12वां जो दिया एक तरह से तद्भव तत्सम। ये मैंने टॉपिक चूज किया है कि यहीं से आपका 20 नंबर पूछा जाएगा। तो अगर आपको भी फ्री बैठ हो यार, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास पढ़ लेते हैं, ऐसे आप पढ़िए, बट मैं आपको ट्रिक भी लेकर आने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ, है ना। मैं किसी काम में था, फ्री नहीं था, इसलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं फ्री हूँ, पुनः मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। और मेरी मानसिकता ये होती है ना कि जो बच्चा विशेष कमजोर है उसको डर लग रहा है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं उनके लिए विशेष बनाता हूँ, है कि नहीं, तो मैं उनके लिए बनाता हूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा करना, अच्छा नंबर लेकर आना यार, अच्छा नंबर लाना, फिर लोगों को संपर्क कर लेंगे, ओके। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक आपका 20 नंबर कंप्लीट होता है, ये बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी में आप थोड़ा सा मेहनत करते रहे, ठीक है ना। अब ये ना रहा कि यार हम नकल के भरोसे हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है, दाया बाया अगर हो गया तो कर लो, ये इजली भी हो सकता है, थोड़ा बहुत दाया बाया दिखा जाए, कौन सा कर रहा बोला कर लिया, काम निपट गया, ठीक है। लेकिन आप इसके चक्कर में नकल के सहारे कर नहीं, आप मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा, 3 महीना यार फोन चलाना छोड़ देते हैं यार, फेसबुक इंस्टाग्राम कौन सा है, इसको बंद करते हैं, 3 महीने अपनी स्टडी अच्छा कर लेते हैं, अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए वर्णनात्मक पे क्या होता है कि गद्यांश पे आधारित आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे गद्यांश क्या होता है भैया, एक आपको कहानी दे दी जाएगी, 3 नीचे क्वेश्चन दी जाएंगे, हो सकता है दे दी जाए कि निम्नलिखित का संदर्भ लिखिए,
या मतलब निम्नलिखित गद्यांशों का पाठ का नाम या लेखक का नाम कोई एक दो क्वेश्चन दे दे, ये मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा। तो गद्यांश आप लोग इजिली कर सकते हैं। संदर्भ में सिखाऊंगा, केवल देखो संदर्भ, अगर केवल संदर्भ में बता दूं तो केवल तुम लोग संदर्भ जो ना ये 8 नंबर का कराने वाला हूँ, केवल 8 नंबर का भी है, ये 8 नंबर केवल संदर्भ हो जाएगा तुम्हारा। और ये भी मैं तुम्हें साथ साथ बता दूं, आपकी पेपर जो होती है 30 नंबर की स्कूल दे दिया, 70 नंबर की आपकी पेपर होती है, और इसमें आपको 23 नंबर लाना होता है पासिंग के लिए, कम से कम पासिंग के नंबर लाते हैं। 8 नंबर केवल संदर्भ देगा, कहाँ देगा मैं दिखाता हूँ। देखिए गद्यांश प्रधान जो प्रश्न है ना, इसका जो आंसर देना, रिप्लाई करना है, एक कंफर्म में संदर्भ आएगा कि निम्नलिखित का संदर्भ देखिए। तो संदर्भ सब सुना भी होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लेकर, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या होता है, ये पदांश मीन्स एक कविता दिया होगा, उसका भी संदर्भ लिखना होगा, और कहीं पूछ सकते हैं व्याख्या कीजिए या निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए, है ना। तो इसमें भी एक संदर्भ आएगा, एक संदर्भ इसमें भी आएगा। तो अगर 2 संदर्भ हमारा हो गया, 2 नंबर में आता है संदर्भ, तो 4 नंबर अभी तक हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर नीचे आओ, देखो संस्कृत में क्या देगा, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से अनुवाद कीजिए, मीन्स इसमें भी संदर्भ लिखना है। तो मैं यहां पे क्या कर दूं, ये 2 गद्यांश कहानी के लिए, 2 कविता के लिए, और ये 2 हमारी संस्कृत के लिए। तो एक संस्कृत में गद्यांश भी होता है, और हिंदी से संस्कृत गद्यांश संदर्भ से अनुवाद कीजिए। तो आपको क्या लिखना है वहां पे, संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद बता देना है। एक संस्कृत में फिर और क्वेश्चन आता है, पदांश का संदर्भ से क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। तो देखिए एक संदर्भ 2 नंबर, इसमें एक संदर्भ पूछेगा 2 नंबर, संस्कृत गद्यांश में संदर्भ पूछेगा 2 नंबर, संस्कृत पदांश में संदर्भ पूछेगा 2 नंबर, 2 2 4 2 6 2 8 नंबर आपका केवल संदर्भ से मिलने वाला, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं सिखाऊंगा कैसे संदर्भ याद कर लेना, बहुत इजीली है ना। आगे भी बढ़ेंगे, एक आपको आता है खंडिका, ठीक है ना, जिसमें एक स्टोरी आपको लिखना होता है, स्टोरी में से ही क्वेश्चन पूछी जाती हैं। इसमें बहुत से चैप्टर हैं, एक अगर आपको जो अच्छा लगे, कर्मभूमि, मेवाड़ मुकुट, जो आपको अच्छा लगता है ना उसको पढ़ लीजिएगा। उसकी क्वेश्चन बस 21 में पढ़ना होता है खंडिका में से, ये हमारा 3 नंबर होता है। लेखक का जीवन परिचय, ये अपना क्वेश्चन बैंक देखो, सिलेबस क्या है, लेखक का जीवन परिचय याद करना है, हम उनके बारे में बता देते हैं। अच्छा रामदास शुक्ल जी को याद कर लो, है कि नहीं, जयशंकर प्रसाद जी को याद कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर लो, इन को याद कर लो, काफी है। बाकी अगर तुम्हारे मन में होंगे और याद कर तो याद कर लो, ठीक है ना। तो लेखक का जीवन परिचय पर पास में बताता है, और एक भी आता है कवि का जीवन परिचय। तो कवि का जीवन परिचय कैसे करना है कि कवि में तुम्हारा बहुत से ज्यादा लोग हैं, जैसे ये देखो ना लिस्ट बनाओ, हम लिस्ट में क्या देते हैं कि 2 महिलाएं कवि, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। भक्ति कलिन की हैं इसमें 4 कवि, रसखान जी हैं, बिहारी जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। तो मेरा एक सिद्धांत ये कहता है ना कि आप चारों भक्ति कालीन कवियों का जीवन परिचय बस याद कर लो, बाकी महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान को काट दो, सुल्तान पंत जी उनको भी काट दो, और भी जो सबको काट दो। 4 भक्ति कालीन की याद कर लो, इन चारों में से एक का जीवन परिचय पक्का है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 लेखक का जीवन परिचय देता है, किसी एक का लिखना होता है, 3 कवि का देगा, किसी एक का लिखना होता है। तो कवियों में कंफर्म हो गया कि एक भक्ति कालीन कवि का जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा, और एक सुल्तान पंत जी आ गए, या महादेवी वर्मा, या कोई और भी आता है, कोई डर नहीं है। तो हम भक्ति कालीन को चारों अच्छे से याद कर ले, पक्का हमारा नंबर श्योर फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर का, ठीक है ना। हाँ एक श्लोक भी आता है देखो 2 नंबर का, और संस्कृत का श्लोक, और इस श्लोक ऐसा याद करना है कि आपके इस प्रश्न पत्र में न हो। अगर प्रश्न पत्र में न हो तो आप जो छोटा छोटा श्लोक आपको याद मत करें ना, आप कम से कम 4 लाइन का श्लोक याद कर लीजिए, 4 लाइन 4 पंक्ति कह लें। तो ये अगर आप याद कर लेंगे ना, इससे आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, 2 नंबर ये इजीली हो गए, ठीक है ना। फिर देखिए ये आपके सिलेबस में नया पत्र लेखन, ये नया है। तो पत्र लेखन फिलहाल आप देखिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न मैंने लिखा है कि 2 प्रश्न आते हैं, ये 2 प्रश्न आपके अनिवार्य संस्कृत से आते हैं। 4 दिया जाएगा, 2 कोई करना होगा, तो मैं इसका भी लॉजिक बता दूंगा कि कैसे आप इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप देंगे, ठीक है ना। एक आपका 7 नंबर का निबंध आता है, तो निबंध को खूब प्रैक्टिस करो। निबंध में जो मेन होगा मैं बता दूंगा किसका आपको निबंध। 20 नंबर इजिली, 30 नंबर स्कूल, आपका 50 नंबर तो ऐसे ही हो गया, 50 नंबर का पेपर है। अगर इसमें 30 नंबर भी कर जाते हो ना, 30 मार्क्स से पेपर कर जाते हो, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा भैया आपका, मीन्स आप 80% तो ऐसे ही हो।
लेकिन अगर जिनका ये नहीं आएगा, अगर एक भी नहीं आता है, तो देश पूरा का पूरा खत्म, उनके लिए दिक्कत बढ़ जाएंगी। तो इस बार क्या पिछले वर्ष से जब से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर आया ना, तो एक लिहाज से ज़्यादा डिफिकल्ट भी और एक लिहाज से ईजी भी। कहीं अगर आपका बढ़िया से कर दिया तो ये नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मैं अगली वीडियो मिलने वाला आपको सुनूँ, और आप लोगों को मैं जैसे बताता हूँ ना वैसा बिल्कुल कर जाओ। नंबर आपका 80% और 80% 70+ से आएगा। देखो मैं ज़्यादा ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत बता रहा हूँ नहीं यार मैं पढ़ा दूंगा तो 100% नंबर ला सकते हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे पढ़ाने से नहीं, दुनिया कोई भी टीचर को पढ़ा दे, केवल पढ़ाने से लोग कह देगा आपका 90-100 आ सकता है, ये संभव नहीं है। मेहनत हमें खुद से करना होता है। हम चीज़ों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बट आप तो देखो ना कि आप उसको कितना कैच करते हैं, आप कितना याद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं मैं ये लाया बताया, एक गिलास पानी लिया घोट दिया, बेटा ये पी लो तुमको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत आप कुछ करना है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको तरीकाएं समझा सकता हूँ कि कम से कम आप इस लिहाज से तैयारी कर लें, आपकी स्कोर अच्छा हो जाएंगी। बट मैं वहाँ पे जाकर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा अच्छा से मेहनत करिए, 3 महीना बस मेहनत करिए, भगवान की दया से अच्छा नंबर आप हो पाएंगे। ओके, फिलहाल के लिए बाय, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं।